हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन की किरण आरेख और गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं जो पढ़े हम लोग कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं। माना था हमने ये एक कोई कांच का खोखला गोला है, ये एक कोई कांच का खोखला गोला है और ये कांच के खोखले गोले का केंद्र है, ठीक है। और ये इसकी होती है त्रिज्या, ठीक। ये कांच के खोखले गोले का केंद्र सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब इसको हमने ऐसे क्या किया, काट दिया, ठीक है। तो काटने के बाद ये ऐसे निकला, इस तरीके से निकलेगा। अब जब ये ऐसे निकलता है तो हम इसके एक भाग को पॉलिश कर देते हैं, चाहे हम भरे भाग को पॉलिश करें या दबे भाग को, ठीक है। तो इसका जो केंद्र था, अब ये बन गया दर्पण। जब इसको हम पॉलिश कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो इसका जो केंद्र था, यानी कांच के खोखले गोले का जो केंद्र था, वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या थी वो इसकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और इधर चमकदार है क्योंकि इधर पॉलिश नहीं, तो इसको परावर्तक तल बोलेंगे। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोले थे, ध्रुव बोले थे। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब बात करते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो मैंने बताया था मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती, देखिए यहाँ पे काट रहा है, जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी को, और कैपिटल एफ से मुख फोकस को, ठीक है। अच्छा, अब गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की किरण आरेख। तो देखो पहला नियम क्या है, इसका पहला नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है, ये मैं बना रहा हूँ पहला आपका कौन सा दर्पण, ये आपका अवतल है, ये इसका हो गया ध्रुव, ये इसकी हो गई वक्रता केंद्र, ठीक है। ये ध्रुव और वक्रता केंद्र हो गई। अच्छा, इसको समझते हैं। तो वक्रता केंद्र को दिखा दिया सी से, ठीक है। वक्रता केंद्र को दिखा दिया सी से, ध्रुव को दिखा दिया पी से, और दोनों को मिला दिया, ये हो गया हमारा मुख अक्ष, ठीक है। अब मुख अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब टकराएगी और टकराने के बाद वापस लौट आएगी, ठीक है। ये आपतित किरण है ए बी, और दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट आई, है ना, ये। तो ये हमारा क्या है, मुख फोकस। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती हैं, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम बात करें इसकी, ये हमने दूसरा दर्पण लिया, कौन सा दर्पण ये है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और ये इसका हो गया ध्रुव, और यहाँ पर होगा इसका वक्रता केंद्र। मैंने बताया था इसका वक्रता केंद्र पीछे होता है, क्यों, क्योंकि ऐसे तो गोले से कटा हुआ निकलेगा ना। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो गया इसका मुख अक्ष, क्लियर। अब मुख अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने के बाद ये यहाँ पर टकराई, तो जहाँ पर टकराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये ए बी हमारा हो गया, यानी बी क्या है, आपतन बिंदु है। अब जहाँ पे टकराती है, अब टकराने के बाद वहाँ से क्या होगा, वापस जाएगा। तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, इसके लिए मैंने बताया था ये कैसे पता करते हैं। ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, अभिलंब खींचना होता है। और मैंने बताया था अभिलंब कैसे खींचते हैं, जो दर्पण होता है उस दर्पण पर एक 90 अंश पे आपतन बिंदु से रेखा खींचते हैं। तो इस पे हमें 90 अंश पे एक रेखा खींचना है। तो मैंने बताया था अगर कोई वृत्त हो, जैसे ये वृत्त है, और इस पे हमें 90 अंश खींचना हो, यहाँ पर कहीं भी 90 अंश खींचना हो, तो वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और स्पर्श रेखा पर ऐसे 90 अंश डाल देते हैं। तो हमेशा वो कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। तो जब कभी हम इस पर 90 अंश पे एक रेखा खींचेंगे या अविलंब खींचेंगे, तो वो हमेशा कहाँ से जाएगा, वो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। अब ये हो गया इसका क्या, आपतन कोण। मैंने बताया था अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो बनता है कोण वो क्या होता है, आपतन कोण होता है।
तो आपतन कोण अगर इधर है तो परावर्तन कोण इधर होगा। तो इसका मतलब ये कहाँ से जाएगा, ये किरण यहाँ से जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे अगर ये गई है, ऐसे जा रही ऊपर से, तो अब हमें क्या करना है, इसको से ढक लेना है। अब ये पता करना है कि ये किरण जो ऐसे गई है वो आखिर आई कहाँ से होगी। तो हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि ये किरण ऐसे 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 यहाँ आई होगी, ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर कोई एक रेज ऐसे गई हुई है तो हम कैसे उम्मीद लगाएंगे कि ऐसे ऐसे तो आई होगी, ये रेज पीछे से तो आई होगी। तो अगर ये किरण ऐसे गई तो हम लोग ऐसे इसको पीछे से डॉटेड लाइन से बढ़ा देते हैं, और मुख अक्ष को जहाँ पे काटता है वही हमारा क्या होता है, मुख फोकस होता है। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, और इसमें देखिए काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना। तो जिस बिंदु पर काटती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, वही मुख फोकस होता है। तो पहला नियम यही कहता है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती हैं या मुख फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो हमारा हो गया पहला नियम। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से। ये हमारा बना दिया पहले अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये उसका हो गया ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाया मुख अक्ष, ठीक है। इसको P से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, कहाँ से? मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए ये मान लीजिए इसका मुख फोकस है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख फोकस से होकर जा रही है, ऐसे मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। तो मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं या हो जाती हुई प्रतीत होती हैं। कैसे? इसमें देखते हैं हम लोग, उत्तल में देखते हैं, तो इसका अंदर की तरफ होगा, कलई किया होगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, ये इसकी ध्रुव हो गई, ठीक है। अब मुख फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण, देखिए मुख फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण, ये हमारा क्या हो गया, मुख फोकस। क्योंकि परावर्तक पृष्ठ यही है, परावर्तन हो जाएगा तुरंत, इधर नहीं जाएगी किरण, यहाँ से टकराएगा तो टकराने के बाद परावर्तन हो जाएगा, है ना, इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ ही यहीं से प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाएगी, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। ये देखिए, इसका मतलब मुख फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा नियम था। अच्छा, हम लोग तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम हम लोग समझते हैं। ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, दोनों को मिला दिया, ये हो गया मुख अक्ष, ठीक है। अच्छा, एक किरण हम लोग खींचते हैं वक्रता केंद्र से, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती। जैसे ये आया, यहाँ पे टकराया, और यहाँ से जब टकराएगा तो ये सीधे ऐसे वापस लौट जाएगा, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग 90 अंश पर यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे ऐसे, है ना, जैसे ये मैं बताया 90 अंश पे जो बताया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ऐसे बना, ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर जब हम स्पर्श खींचते हैं तो यही हमारा 90 अंश पे खींचता है अभिलंब। तो जब हम इस पे अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से अभिलंब हमारा होकर जाएगा और वक्रता केंद्र पर ही हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, तो जैसे ये अभिलंब है और इसी पे ये किरण आ रही, तो इसका मतलब इसके बीच कोई कोण बनेगा? कोई कोण ही नहीं बनेगा। अभी जैसे ये अभिलंब होता और ऐसे आती किरण, तब तो भाई कुछ कोण बनता, है ना, लेकिन जब ऐसे आएगी इसी पे आ जाए, इसी पे, तो कोई कोण ही नहीं होगा, यानी इसका मतलब कोण क्या होगा? जीरो होगा। तो जब वहां पर कोण जीरो होगा, जब वहां पर कोण जीरो हो जाएगा तो
आपतन कोण अगर जीरो है तो परावर्तन कोण भी जीरो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन का नियम, कोण आई बराबर कोण आर, जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। और दूसरी चीज, अगर हम उत्तल की बात करें तो ये हमारा हो गया उत्तल। देखिए अब इसमें हमें दिखा रहे हैं कि ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण देखिए इधर जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि भैया यही परावर्तक पृष्ठ है, यहीं से टकराकर वापस लौट जाएगी, इधर कहाँ जाएगा? यही तो परावर्तक पृष्ठ है, इधर वाला ये परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक का मतलब वहां से टकराए और टकराने के बाद वापस लौट जाए। तो यहाँ ऐसे आ रही थी तो इस पर टकराएगी और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर? ये हमारा ये विकिरण है आ रही। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश के गोलीय दर्पण से परावर्तन की किरण आ रही है। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो अब हम लोग गोलीय दर्पण को वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध निकाल सकते हैं। और ये जो संबंध होता है ये हमारा होता है, जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई तो ये वाला भी हम निकाल लेते हैं। कैसे? बहुत आसानी से निकालेंगे इसको, समझते हैं। तो दोनों दर्पणों के लिए निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी निकालेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं अवतल दर्पण के लिए। अगर अवतल समझ में आ गया तो उत्तल का आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।